स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीजीटी इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में क्या संबंध है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती हैं तो उस समय सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन धनात्मक होती हैं। सबसे पहला आपका यह संबंध हो जाता है। दूसरे संबंध की अगर हम बात करें तो दूसरा संबंध होता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो उस समय जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। और तीसरा संबंध अगर हम देखें तो तीसरा संबंध होता है कि जब कुल उपयोगिता घटने लगती है, ठीक है, कुल उपयोगिता जब घटना प्रारंभ हो जाती है तो ये जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता उस समय एक तरह से क्या होती है, अधिकतम होती है, या अधिकतम के साथ में हम कह सकते हैं स्थिर रहती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। अगला देखिए, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। देखिए, सीमांत उपयोगिता का वक्र अगर हम देखें तो इस प्रकार से आपका सीमांत उपयोगिता वक्र बनता है। तो इसमें देखिए धनात्मक भी हो सकती हैं, यहाँ पे शून्य भी होती हैं, और उसके बाद में ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व के बारे में है। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व हमारा होता है उसका स्लोप होता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। तो इसका जो ये ढाल है, स्लोप है, वो नीचे की ओर है। ये एक तरह से क्या दर्शाता है कि जब किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो दूसरे का कंजप्शन कम करना पड़ता है, दूसरे का उपभोग कम करना पड़ता है। तो इस प्रकार के संबंध को, जब एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है, इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संबंध कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन कहेंगे। और जब दो चरों के बीच में नेगेटिव ऋणात्मक संबंध होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कर्व है, वक्र है, वो ऊपर से नीचे ऐसे गिरता हुआ बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, उपभोग की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है। देखिए, किसी वस्तु का अगर उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का अगर वो प्रयोग करेगा तो उससे उसको जो भी उपयोगिता मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। उपभोग की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की एक इकाई का प्रयोग करता है और उपयोगिता मिलती है माना कि 100 के बराबर। दूसरी इकाई का प्रयोग करने से अब उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़कर कितनी हो गई, माना कि 120 हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, दो इकाई का प्रयोग करने से उपयोगिता उसको मिल रही है 120। पहली इकाई का प्रयोग करने से उसको मिल रही थी 100, लेकिन यहाँ पे उपभोग की अतिरिक्त इकाई मतलब पहली से अगर वो दूसरी इकाई का प्रयोग करता है तो अब उपयोगिता 100 से बढ़ के कितनी हो गई है, 120। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ, 120 माइनस 100 बराबर 20। तो ये 20 आपकी क्या है, सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, कीमत अनुपात पी एक्स पी वाई का ढाल सूचित करता है। ठीक है, इस प्रकार का जो हमारा वक्र बनता है, कीमत अनुपात पी एक्स पी वाई, या जिसको हम बजट रेखा भी कह सकते हैं, प्राइस लाइन कीमत रेखा भी कह सकते हैं, या बजट समूह सेट भी कह सकते हैं। सॉरी, बजट रेखा और कीमत रेखा दोनों कहेंगे हम इसको। ठीक है, कीमत का जो अनुपात है पी एक्स अपॉन पी वाई,
m अपॉन पी एक्स करते हैं हम, और फिर m अपॉन पी वाई करते हैं, और यहाँ पे आपका हो जाएगा पी एक्स अपॉन पी वाई जो होता है वो किसको दर्शाता है, बजट रेखा के ढाल को। और बजट रेखा को हम क्या कहते हैं, कीमत रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास में केवल बजट रेखा दे रखा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, केवल कीमत रेखा दे रखा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन दोनों एक ही चीज है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। पी एक्स अपॉन पी वाई जो है वो बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल होता है। अगला देखिए, सीमांत उपयोगिता हास नियम का आधार होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, उसके ऊपर कौन कौन से बेस्ड हैं, तो देखिए मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड हो गया आपका, प्राइस डिटर्मिनेशन वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, ये तीनों जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, सीमांत उपयोगिता हास नियम के ऊपर आधारित हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, यदि x वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर y की कीमत भी ऊंची हो जाए तो दोनों वस्तुएं, देखिए एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो साथ में दूसरी वस्तु की कीमत भी बढ़ रही है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों वस्तुएं कौन सी हैं, साथ साथ प्रयोग करने वाली हैं। और जिन वस्तुओं का साथ में प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो आंसर हमारा इसमें कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, एक वस्तु की कीमत ऊंची होने पर अगर दूसरी वस्तु की कीमत भी ऊंची अगर हो जाती है तो वस्तु पूरक हो सकती है इस स्थिति में। अगला है, निम्नलिखित में से लोचदार मांग वाली वस्तु, ठीक है, लोचदार का मतलब क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाए। ठीक है, प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड में ज्यादा चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लोचदार मांग कहेंगे। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, जो एयर कंडीशनर है, एसी हैं, अगर ये महंगे हो जाएंगे तो लोग एक तरह से क्या करेंगे, जो मिडिल क्लास वाले, हम मध्यम वर्गों की बात करें तो इनको खरीदना एक तरह से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहेंगे, लोचदार मांग वाली वस्तु कहेंगे। ठीक है, एयर कंडीशनर आपका जो है। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है, ठीक है, धनवान मतलब कि जो अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, वो उस वस्तु को खरीद रहा है, तो सामान्यतः इसकी मांग होगी। तो देखिए जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो महंगी वस्तु जैसे कि लग्जरी कार हो गई आपकी, एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है, इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की जो वस्तुओं की मांग होती है उनको हम क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, जो मांग की लोच है वो क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। ठीक है, धनवान व्यक्तियों के बारे में हमने कह रहे हैं, धनवान व्यक्ति क्या करता है, इन वस्तुओं का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे कि आपका कार हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, विलासिता वाली वस्तुएं। और विलासिता वाली वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है, इकाई से अधिक होती है। ठीक है, अगला देखिए, यदि MUY बराबर 20, MUX बराबर 60, कीमत Y वस्तु की 4 रुपए है, तो X वस्तु का संतुलन मूल्य क्या होगा। तो देखिए संतुलन की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन है MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए किसके, MUY अपॉन PY के। ठीक है, ये संतुलन की स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए MUY जो हमारा है वो कितना है, 20। ठीक है, MUY आपका हो गया 20 और Y वस्तु की कीमत आपको दे रखी है 4। तो 20 में 4 का डिवाइड करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब जो MUX है, MUX आपका कितना है, 60। 60 में हम किसका डिवाइड करें कि वो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 60 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 12 का। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए संतुलन की जो शर्त है उसमें ये कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए, MUX अपॉन PX जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, MUY अपॉन PY के। तो X वस्तु की जो कीमत है अगर 12 रुपए होगी तो 60 में अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय, यूटिलिटी जो होती हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी वस्तु या सेवा जिसका प्रयोग करने से उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी होती है
उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति को हम एक तरह से क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता, ठीक है, पहले बताया था मैंने आपको, ये हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र है, ये हमारा कुल उपयोगिता वाला वक्र है, ये टोटल यूटिलिटी और ये आपका है मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता देखिए अधिकतम कहाँ पे है, इस जगह। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो उसमें सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, शून्य होगी। तो सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी, या अधिकतम को हम क्या कह सकते हैं, सर्वाधिक कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता के बारे में हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती है। या सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है, जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तो हमेशा घटती जाएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। फिर अगला देखिए, उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। ठीक है, उपयोगिता जो है उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा माप सकते हैं, मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए। अगला है, उपयोगिता की माप संभव है। तो उपयोगिता के बारे में, उपयोगिता को माप सकते हैं यानी माप, उसके बारे में अर्थशास्त्र में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक तो आपका हो गया कार्डिनल, गणनावाचक दृष्टिकोण जिसको कहा जाता है, और दूसरा हमारा हो गया ऑर्डिनल, जिसको हम क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। तो इन दोनों के द्वारा एक तरह से क्या करते हैं, हम उपयोगिता को मापते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, देखिए उपयोगिता की जो माप है उसके बारे में अर्थशास्त्र में दो दृष्टिकोण है। गणनावाचक तो क्या कहते हैं कि उपयोगिता जो है उसको हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, जबकि क्रमवाचक वाला जो दृष्टिकोण है इन्होंने क्या बताया कि उपयोगिता को हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसको केवल क्रम दे सकते हैं, उनको रैंक दे सकते हैं। तो ये दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। अगला है, उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कह सकते हैं। तो इसको सबसे पहले जो प्रतिपादित किया है वो किसने किया है, गोसेन ने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसी वजह से जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसको हम क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। अगला है, उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, उपयोगिता एक तरह से क्या होती हैं, मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। किसी एक वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, व्यक्तिपरक भी होती हैं। उपयोगिता का जो उपचार है वो सापेक्षिक होता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए जो एक ही वस्तु की उपयोगिता है वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। अगला है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, उपयोगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, किसने बताया था, मार्शल ने। और क्रमवाचक जो विश्लेषण है वो किसके द्वारा दिया गया था, हिक्स के द्वारा। निम्न में से किस पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो कहाँ पे लागू नहीं होता है, मतलब हम वस्तु का प्रयोग बढ़ाते जाएंगे तो उसकी उपयोगिता, देखिए स्वादिष्ट भोजन हम कितना भी खाना खाना अच्छा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम खाना खाते जाएंगे हमारी भूख मिटती जाएगी तो उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। मौसमी फल जो होते हैं वो हम खाएंगे, एक खाया, दो खाया, पांच खाया, ठीक है, लेकिन एक समय बाद में उपयोगिता क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी। दुर्लभ वस्तुएं जो आसानी से अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं होती, अगर कोई व्यक्ति इनका कलेक्शन करता है, इकट्ठा करता है, तो इनके संदर्भ में एक तरह से नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, दुर्लभ वस्तुओं के संदर्भ में। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला है, गोसेन का प्रथम नियम। ठीक है, अभी बताया था गोसेन का जो प्रथम नियम है वो किसको कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। अगला है, सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात की जाती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। तो ऑप्शन हमारा ए। अगला है,
बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल, ठीक है, अभी देखा था हमने जो बजट रेखा जैसे इस प्रकार की बनती है और इसका जो ढाल होता है वो होता है आपका पी एक्स अपॉन पी वाई। लेकिन यहाँ पे ढाल नीचे की ओर गिरता हुआ, इसलिए अपन कहते हैं कि ऋणात्मक ढाल है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, ऑप्शन ए। अगला है उपयोगिता का संबंध होता है, ठीक है, उपयोगिता का संबंध नैतिकता या लाभदायक से नहीं होता है। उपयोगिता का संबंध किससे होता है? व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करने से होता है, आवश्यकता की पूर्ति करने से होता है, ऑप्शन सी। अगला है उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व जिसको हम कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कह सकते हैं, इस प्रकार का वक्र बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? ये उन्नतोदर होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्नतोदर होने का कारण क्या है? क्योंकि MRS जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है वो क्या होती है? घटती हुई जाती है। अब देखिए अगले जो क्वेश्चन से हमारे पास में MCQs तो नहीं है, लेकिन एक एक शब्द में इनका उत्तर देना तो आपको आना चाहिए, ताकि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन अगर MCQ में भी आते हैं तो उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है? तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल से आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है। ये आपकी कुल उपयोगिता है, ये हमारी सीमांत उपयोगिता वक्र यहां से जाना चाहिए। तो कुल उपयोगिता कब घटने लग जाती है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम होने के बाद में क्या होगी? घटेगी। और सीमांत उपयोगिता तो क्या होती है? हमेशा घटती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता अगर शून्य है और कुल उपयोगिता अधिकतम है तो इस स्तर के बाद में क्या होगी? दोनों घट रही है। अगला है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती हैं? ऊपर हमने क्वेश्चन किया था एयर कंडीशनर वाला, उसमें हमने देखा था कि जो विलासिता वाली वस्तु होती हैं उनके संदर्भ में अगर वो महंगी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? उनका प्रयोग घटा देंगे। एक सामान्य व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास वाले हैं। तो यहाँ पे विलासिता वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो क्या होती है? इकाई से अधिक, या हम कह सकते हैं अधिक लोचदार होती है। अगला है उत्पादन साधनों की मांग किस प्रकार की होती है? तो देखिए उत्पादन के साधनों की मांग उनके द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उन वस्तुओं की मांग के ऊपर निर्भर करेगी। तो इसको हम एक तरह से क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग कहते हैं, ठीक है। उत्पादन के साधनों की मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। अगला है उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमकरण का बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है, जो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु को दर्शाता है। पूर्ण संतुष्टि का जो बिंदु होगा वहां पे कुल उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी। अगला है जब वस्तु आवश्यक होती है तो उस वस्तु की मांग की लोच। देखिए आवश्यकता वाली वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा? कीमत में परिवर्तन का मांग के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम कह सकते हैं। इकाई से कम को और हम क्या कह सकते हैं? अत्यधिक बेलोजदार कह सकते हैं, मोर इनइलास्टिक कह सकते हैं, ठीक है, अत्यधिक बेलोजदार कह सकते हैं, या कम लोजदार भी हम कह सकते हैं, ठीक है, लेस इलास्टिक। तो आपको ध्यान रखना है सभी बातों का मतलब एक ही है। कम लोजदार कहो, इकाई से कम कहो, या अत्यधिक बेलोजदार कहो, सभी एक ही बात है। अगला देखिए सीमांत उपयोगिता हास नियम गोसेन का कौन सा नियम है? गोसेन का प्रथम नियम है। उदासीनता वक्र के मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का क्या कारण है? बताया था मैंने, जो MRS है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, वो क्या होती है? घटती हुई होती है, इसलिए कैसा बनता है ये? उन्नतोदर। तटस्थता वक्र विश्लेषण का क्या आधार है? ठीक है, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र हम कह सकते हैं ये एक तरह से क्रमवाचक विचारधारा पे आधारित है। क्रमवाचक। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे हैं ये भी आप देख सकते हैं। कुल उपयोगिता किसका योग होती है? ठीक है, कुल उपयोगिता किसका योग होती है? सीमांत उपयोगिता का योग होती है। उच्च उदासीनता वक्र, जो वक्र ऊपर होगा इंडिफरेंस कर्व, वो क्या दर्शाएगा? ऊंचे संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। अगला देखिए उपयोगिता
किसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती हैं? तो उपयोगिता व्यक्ति या उपभोक्ता हम कह सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अगला देखिए, मांग का नियम एक कथन है। ठीक है, मांग का नियम क्या बताता है? वस्तु की कीमत बढ़ने पे मांग कम या कीमत घटने पे मांग बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह से क्या है? गुणात्मक कथन हम कह सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है। अगला है, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो। ठीक है, जब वस्तु की मांग में अगर कम परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे मांग की लोच कैसी है? इकाई से कम है, या अत्यधिक बेलोजदार कह सकते हैं, कम लोजदार कह सकते हैं। फिर मूल्य तथा मांग में किस प्रकार का संबंध होता है? वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत संबंध, या इसको हम क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक संबंध कह सकते हैं। अगला देखिए, उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन। ठीक है, उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मार्शल ने। सर्वप्रथम अगर आ जाए तो किसने किया था? गोसेन ने। घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव कैसा होता है? तो घटिया वस्तुओं में क्या होगा? आय बढ़ने पर उनकी मांग कम हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे ऋणात्मक होता है आय प्रभाव। अगला है, यदि अन्य बातें समान रहे तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग एक तरह से क्या होगी? पेट्रोल की कीमत कम होने पर, दोनों एक तरह से क्या है? यहाँ पे पूरक वस्तुएं हैं जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल की कीमत कम होने पर जो टायर की मांग है वो क्या होगी? बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। फिर देखिए, आज का जो अंतिम प्रश्न हमारा है, ऊंचा तटस्थ वक्र डैश स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है। तो जो वक्र ऊंचा होगा वहां पे क्या होगा? जो संतुष्टि का स्तर है वो भी क्या होगा? ऊंचा होगा। फिर ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ये भी आप करना चाहे कर सकते हैं। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल सही है ये हमारा कथन। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तु होती है, बिल्कुल सही है ये कथन भी हमारा। फिर देखिए, जब मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका होता है, ये गलत लग रहा है। ठीक है, मांग वक्र जो होता है वो इस प्रकार का होता है, और ये क्या होता है? एक तरह से यह इधर होता है आपका बायां, ठीक है, और इधर होता है आपका दायां। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं से बाएं, तो ये हमारा कथन गलत होगा। ठीक है, फिर भी आप सबको एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।